बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट 7 और आखिरी पार्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए और मुस्कुराते भी रहिए। पार्ट 7 पिछला पार्ट जिसके अंदर हमने आपके चैप्टर के CRQs, ERQs, MCQs किए थे, वो देख लीजिए लाजमी। अगर वो आपने नहीं देखे तो फिर यहाँ ऊपर देखिए, आपको लिंक नज़र आ जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो पिछला पार्ट आप देख लेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, ठीक है भाई। तो पहली प्रॉब्लम जो है 15.1, इसकी तरफ आते हैं। 15.1 आपको पता है इस बात का कि प्रॉब्लम तो लिखना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो अगर मैं लिखने लग गया प्रॉब्लम पढ़ के आपको सुना देता हूँ। PDF खोल लीजिए, अभी तक तो इसका PDF ही अवेलेबल है। इसमें कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज़ -39 डिग्री सेंटीग्रेड। मर्क्यूरी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए फ़ारेनहाइट में, एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। कंफर्ट लेवल टेम्परेचर का मतलब ये है कि ऐसा टेम्परेचर जो कि आपके लिए कंफर्ट का बाइस बने, आपके लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने मर्क्यूरी का, तो वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इजाफी बात उसने बता दी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए केल्विन में, मतलब -39 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए फ़ारेनहाइट में इनटू फ़ारेनहाइट। पहले बात तो ये बोल रहा है आपसे, ठीक है। दूसरी बात आपसे ये कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि कंफर्ट लेवल टेम्परेचर है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए अब सही नज़र आ रहा है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट कर दीजिए केल्विन में इनटू केल्विन। देखें दो फार्मूलाज हैं यहाँ पर, पिछली हमने एग्जांपल्स भी की हैं, वर्कड एग्जांपल्स भी की हैं, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी की हैं। दो ही फार्मूलाज हैं। टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को प्लस कर दीजिए 273 से। एक तो फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला हमारे पास फ़ारेनहाइट से रिलेटेड है, उसमें कहता है कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/9। ये फार्मूला है। दो फार्मूलाज हैं आपके, लेकिन ये दो फार्मूलाज आपके 3 मसले हल कर देते हैं। तो इनको पहले लिख लें आप, ताकि बारी बारी आपका मसला हल हो जाए। पहले वो बोल रहा है -39 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये रहा वो फार्मूला, ठीक है। इसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना दिया उसने आपको? -39 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32 इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब ये क्या किया है मैंने? 9 को मैं यहाँ ले आया हूँ, 9 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट की है, 9 को यहाँ पर ले आया हूँ, और उसके बाद ये माइनस का 32 है उसको यहाँ ले आया हूँ, वो प्लस का हो गया है। आप इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दें, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यहाँ कर लें, और अब इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो है हमारे पास 38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है भाई। ये पहला आपका मसला हल हो गया। अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स अच्छी नहीं है तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, वो देखिए, ताकि आपको बुनियादी चीज़ें मैथमेटिक्स की आ जाएं, जो कि आपको हेल्प करेंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। 16-17 वीडियोज़ हैं। अब दूसरे मसले की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है।
ठीक है भाई। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो उसने आपको सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर 20 लिखिए प्लस 273 और ये आपके पास कितना आ गया 293 केल्विन। तो ये टेम्परेचर इन केल्विन आपके पास आ गया। ठीक है भाई, 293 केल्विन। पहली प्रॉब्लम हो गई। 15.1 15.2 जो है वो देख लेते हैं। टू 15.2 जो है वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। 15.2 में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज़ -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस होती है लेकिन आप इसको लिक्विफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम करके, मतलब इसको ठंडा करके। तो कितना ठंडा करें नाइट्रोजन गैस को कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए? तो फ़ारेनहाइट में वो बता रहा है -321 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। इसको इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर में चेंज कर दीजिए। -321 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट उसने दिया हुआ है -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपसे बोल रहा है क्या, टेम्परेचर इन केल्विन जो है इसमें इसको कन्वर्ट कर दीजिए कि ये कितना उसके बराबर है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पर, तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन जो है इसका फॉर्मूला ये बनता है, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। अब ये फार्मूला जो है हमारा मसला हल नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट तो है ही नहीं। तो फिर हम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला निकालेंगे जो कहता है कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड बराबर है डिवाइडेड बाय 5 बराबर है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक हो गया भाई। यहाँ से हम सेंटीग्रेड निकाल लेंगे, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टेम्परेचर इन केल्विन इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हमारे पास कितना है? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हमारे पास -321 -32/9 और टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर इसको 5 को यहाँ अगर आप लेके जाएंगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, लंबा चक्कर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको इससे कर दिया। तो यहाँ पर -32 जो है ये हमारे पास अच्छा ये हो जाएगा -353 डिवाइडेड बाय 9 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करें आप तो आपके पास जो है वो जवाब आएगा -39.22 और इस 5 को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा -196.11 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये आपके पास आ गया है तो अब आप इसको पुट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, इस वाले फार्मूले में टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है कितना? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपने अभी निकाला है -196.11। ठीक है भाई, इसको प्लस करेंगे 273 से, तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो आपके पास आ जाएगा कितना? 76.89। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो हो जाएगा 77 केल्विन। ठीक है भाई, तो आपने इस बात को बता दिया कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -321 जो है वो केल्विन में कितना है? 77 केल्विन के बराबर है। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। हाउ? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना है? -321 बराबर है 77 केल्विन पे। यही बोल रहा है ना कि किसके बराबर है, ये बराबर हमने इस तरह से करके दिखा दिया। अगर आपने ये भी निकाल लिया तो ये भी आंसर ही है। ठीक है, उसकी वजह क्या है?
डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल है ना, सेंटीग्रेड का मसला हम यहाँ से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड होना चाहिए, वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं 15.3 फॉर्मूले की प्रॉब्लम की तरफ। 15.3 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और समझा भी देता हूँ। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर। आपसे बोल रहा है वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस। एक गैस है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए जिसके मोल कितने हैं, ग्राम मोल। ग्राम मोल ऑफ अ गैस, इस जुमले का क्या मतलब है, इस फ्रेज़ का क्या मतलब है? ग्राम मोल ऑफ अ गैस मतलब एक मोल, एक ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर उसने दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दिया है 1.0। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम जो है आपको फाइंड आउट करना है गैस का। टेम्परेचर जो है उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसको 273 से आप प्लस करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए होता है। अच्छा, ग्राम मोल जो इसने लिखा है इसका क्या मतलब है? ग्राम डैश मोल, इसका मतलब है एक ग्राम और एक मोल। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद प्रेशर जो है इसने बताया है हमें 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक बात याद करनी है। वो अमीडो एवोगैड्रो यही बात करता है, वो बोलता है 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP has volume 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये बात याद रखनी है। अमीडो एवोगैड्रो ये कहता है कि आप एक मोल किसी भी गैस का ले लीजिए STP के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर हो 273 केल्विन और प्रेशर जो है वो हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख लें टेम्परेचर उसने जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर होता है 273 केल्विन के। मतलब उसने आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका कितना है यहाँ पर 273 केल्विन। प्रेशर अगर देखें तो 1.0 लिखें या 1 लिखें, एक ही बात है। आप 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दें या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर साबित हुआ कि उसने आपको प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक दिया है और टेम्परेचर जो है उसने आपको 273 केल्विन दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ये बात तय है कि अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनते हैं, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर अगर हम मोल की बात करें ग्राम मोल, तो उसने हमें ये भी बता दिया है कि एक मोल है। मतलब अमीडो एवोगैड्रो का ये जो जुमला है यहाँ पर ये पूरा फिट बैठ रहा है कि जो वो कह रहा है कि एक मोल ऑफ एनी गैस एट STP पे है ये वाला सिस्टम। अभी मैंने साबित कर दिया, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये गैस मौजूद है और एक मोल भी है इसका। ठीक है, ये STP पर भी है, इसका एक मोल भी है, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आपकी बुक के अंदर भी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ही लिखा है। 15.4 की तरफ चलते हैं।
15.4 15.4 भी मैं आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझा देता हूँ कि ये आपसे बोल क्या रहा है। बोल रहा है एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर। एक एयर स्टोरेज टैंक का मतलब ये कि एक ऐसा टैंक है जिसमें आप एयर को स्टोर कर सकते हैं, हवा को। ये बात याद रखिएगा कि हवा एक गैस नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमुआ होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन गैस, उसके बाद ऑक्सीजन गैस, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हीलियम भी है। ये सारी गैसेस हवा में मौजूद हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं ना। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी है, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक टैंक है। उस टैंक में आप क्या स्टोर कर रहे हैं? उसमें पानी स्टोर नहीं कर रहे, आप एयर को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है भाई। और उस टैंक का वॉल्यूम वो बता रहा है आपको। वॉल्यूम मतलब उस टैंक का साइज़ बता रहा है कि इस टैंक का साइज़ इतना है। कितना है? 112 लीटर्स। 1 लीटर जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। ये सब मैं अभी बोर्ड पे लिखूँगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है। इसमें एयर को स्टोर किया गया है, वो बता रहा है कितनी एयर स्टोर अभी की गई है, 3 kg एयर, 3 किलो जो है एयर को स्टोर किया गया है। और प्रेशर अभी कितना है यहाँ पर एयर का? 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ 21 एटमॉस्फेयर अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर। बोल रहा है कितना अमाउंट, कितना किलो हमें गैस इसके अंदर डालें, कितना किलो हम इसमें गैस डालें कि प्रेशर जो है वो 18 से 21 हो जाए, ठीक है भाई। ये देखें, ये टैंक हो गया और इसका वॉल्यूम वो बता रहा है 112 लीटर है। मतलब लीटर का मतलब यही होता है 1 लीटर जो है, 1 लीटर वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। मतलब वॉल्यूम को आप लीटर वॉल्यूम एक ही बात है, ये बात जहन में रखिएगा। तो 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। मतलब उसने आपको 112 क्यूबिक डेसीमीटर इसका वॉल्यूम बता दिया, इस टैंक का साइज़ बता दिया। अब इसमें एयर जो है वो कितनी रखी गई है? एयर जो है इसके अंदर 3 kg रखी गई है। और वो एयर जो है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? वो 18 ATM 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी लगा रही है। वो बोल रहा है कितना केजी और जो है वो कितना केजी और इसके अंदर हम एयर को डालें कि प्रेशर 21 ATM हो जाए, प्रेशर 21 ATM हो जाए। तो ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसका डेटा अगर हम यहाँ पे बनाएं तो हमारे पास पहले प्रेशर P1 जो है वो 18 ATM हो गया और P2 जो है हमारे पास 21 ATM हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, वॉल्यूम अगर आप देखें दोनों केसेस के अंदर, यहाँ पर 2 केस हैं। एक केस वो है जो पहले वाला है, ये वाला, ठीक है, जिसमें 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो बोल रहा है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो यहाँ पर P1 ये प्रेशर है, P2 ये प्रेशर होगा। और अभी जो है हमारे पास मास जो है वो कितना है इसके ऊपर? 3 किलोग्राम है, ठीक है। ये M1 हो गया और M2 वो कौन सा मास होगा एयर का जिसकी वजह से प्रेशर ये हो जाएगा। वॉल्यूम अगर आप देखें V1 और V2 ये बराबर ही हैं, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा ना भाई, वॉल्यूम तो वही है। आपको पता है गैस का वॉल्यूम वही होता है जो कि उसके कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये जो कंटेनर है, जो टैंक है, इसका वॉल्यूम 112 क्यूबिक डेसीमीटर है, तो वही इसका है। तो वॉल्यूम पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और टेम्परेचर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। T1 और T2 पहले वाले केस में जब 3 किलो गैस थी, 3 किलो एयर थी, पहले वाले केस में जो टेम्परेचर था वही बाद वाले केस में भी टेम्परेचर होगा। तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और इस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको पता है जब 2 वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो उसको 1 और 2 से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो V रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम V रिप्रेजेंट करेंगे। और टेम्परेचर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो 1 और 2 नहीं लगाएंगे, ये T और ये T बराबर ही रहेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये 2 केसेस हैं, इसको ज़रा तसल्ली से देखिए कि कैसे ये मैं करूँगा।
PV इज इक्वल टू NRT और PV इज इक्वल टू NRT, दोनों केसेस के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर जो पहला केस है ये P1 वाला, तो ये P1 हो गया, ठीक है, ये P1 हो गया। वॉल्यूम को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल जो है, नंबर ऑफ मोल ये हमें नहीं पता। R को भी हमने नहीं छेड़ा, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टेम्परेचर को भी हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये P2 हो गया और ये वॉल्यूम को नहीं छेड़ा, नंबर ऑफ मोल को नहीं छेड़ा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है, इसको नहीं छेड़ा, टेम्परेचर को भी नहीं छेड़ा। आपने देखा किस में चेंजेस आया, PV इज इक्वल टू NRT में। N तो हमें पता ही नहीं है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई रद्दोबदल नहीं आया, इसीलिए T और T यहाँ एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए दोनों केसेस में वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। समझ के इसको करें। अब यहाँ पर मैं ये VRT, लेकिन एक यहाँ पर टेक्निकल बात और भी है, उसको भी ज़रा समझिए। नंबर ऑफ मोल में फ़र्क पड़ जाएगा जी, पहले वाले केस में और बाद वाले केस में। आपने पहले वाले केस में जिसमें 3 किलो गैस थी, 3 किलो एयर थी, और बाद वाले केस में जिसमें कितनी किलो एयर होगी ये नहीं पता, दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम N1 कर देते हैं और इसको हम N2 कर देते हैं, ये फ़र्क रखिएगा। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में जिन चीज़ों में तब्दीली नहीं आई आप उनको एक साइड पे करें, और जिन चीज़ों में तब्दीली आ गई है उनको एक साइड पे करें। तो इस V को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, और N1 को यहाँ ले आता हूँ, ये P1 अपॉन N1 हो जाएगा और ये RT अपॉन V हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये P2 अपॉन N2 हो जाएगा और ये RT अपॉन V हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब मैथमेटिकल टूल इक्वेट कर लें। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की बराबर है, तो आप फिर लेफ़्ट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। इसको कहते हैं इक्वेट करना। RT अपॉन V यहाँ पर भी है, RT अपॉन V यहाँ पर भी है, तो बराबरी का मामला है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, इसी को अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, तो मेरे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। क्या मेरे पास प्रेशर है मौजूद, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रेशर मेरे पास 18 है, नंबर ऑफ़ मोल जो है वो मेरे पास नहीं है। प्रेशर 2 मेरे पास है, नंबर ऑफ़ मोल दूसरे भी नहीं है। तो ये नंबर ऑफ़ मोल जो है ना N1, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड N1, फाइंड N1। तो N1 को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल, वो जो 9th क्लास की केमिस्ट्री से आप फार्मूला देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ मोल बराबर हैं किसके, नंबर ऑफ़ मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल बराबर हैं किसके, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसको N1 कर लें, पहले इसको देख लेते हैं। अब ये मास इन ग्राम है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये M का मतलब है मास इन ग्राम और M का मतलब है मोलर मास। मोलर मास का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास। यहाँ पर एयर की बात हो रही है, एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है ना हमारे पास, वो है 28.8, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा 28.8 और M, ये मास इन ग्राम जो है, तो मास इन ग्राम आपके पास नहीं है, मास इन किलोग्राम है, मास इन किलोग्राम है। कितना है आपके पास, ये रहा 3 kg। तो 3 किलोग्राम जो है वो कितने ग्राम के बराबर होगा, 3000 ग्राम के, 3000 ग्राम के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3000 ग्राम, ठीक है भाई। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे मेरे पास जो नंबर ऑफ़ मोल आ रहे हैं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पहले ही कर चुका हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ मोल आ रहे हैं यहाँ पर, वन ज़ीरो फोर पॉइंट 166, 104.166
166 ठीक है भाई, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए, नंबर ऑफ मोल आ गए। नाउ अब क्या करेंगे, अब यहाँ चलेंगे। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ मोल ये वाला 2 वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो ये P1 हमारे पास कितना है 18, N1 हमने अभी कितना निकाला है 104.166 बराबर है P2 हमारे पास कितना है 21, N2 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो N2 को यहाँ ले आइए और 18 को यहाँ ले आइए, उसके बाद 104.166 को यहाँ ले आइए, N2 नंबर ऑफ मोल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा N2 बराबर है 21 मल्टीप्लाई बाय 104.166 डिवाइडेड बाय 18 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। 18 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, 18 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको जो है वो 21 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 21 को मल्टीप्लाई करें 21 मल्टीप्लाई बाय 104.166 डिवाइडेड बाय 18 121.52, ये N2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई 121.527, ठीक है भाई। दोनों नंबर ऑफ मोल जो है वो आपके पास आ गए। अब इस नंबर ऑफ मोल को फ़ायदा उठाएंगे हम, इस नंबर ऑफ मोल से, ये मिटाऊं, इस नंबर ऑफ मोल से हम फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर। किस चीज़ से? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही फार्मूला है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हमें फाइंड आउट करना है। उसने यही बोला है ना, कितना अमाउंट, कितना किलोग्राम हवा जो है आप डालेंगे कि प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा 21 एटमॉस्फेयर, वही फाइंड आउट करने जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा N2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और ये N2 अभी हमने कितना निकाला है 121.527 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, एयर का कितना 28.8 और M की वैल्यू यानी कि मास इन ग्राम जो आपके पास यहाँ पर आएगा वो आएगा 33,500 ग्राम। अब ये क्या है हमारे पास, ये M2 है, इसको याद रखिएगा M2 ये रहा ना, मैंने कहा था ना M2, ये दूसरा मास क्या है M2, लेकिन M2 जो है वो तो आपको ग्रामों में मिला है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोग्राम में, और करना भी है तो आसान सी बात है कि आप इसको डिवाइड कर दें 1000 पे, ठीक है। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3.5 किलोग्राम। तो आपके पास M2 कितना निकल गया 3.5 किलोग्राम। अब गौर करें M1 आपके पास कितना है 3 किलोग्राम, M2 आपके पास कितना है 3.5 किलोग्राम। इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, M2 में से माइनस करेंगे M1 को, तो आपके पास कितना आएगा 0.5 किलोग्राम। और यही है वो अमाउंट जो कि आपने डालना है उस एयर स्टोरेज टैंक के अंदर, एयर का, जिस पर कौन सा प्रेशर आपको मिलेगा, ये वाला 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही जवाब आपकी बुक में भी है। खैर बुक के जवाबात सारे भी सही नहीं होते, ये बात भी है, ठीक है भाई। अच्छा, ये भी हो गया आपका। उसके बाद 15.5 की तरफ चलते हैं।
15.5 की तरफ। 15.5 में मैं आपको प्रॉब्लम पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता भी हूँ। 15.5 में कह रहा है अ बलून कंटेन 0.04 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। एक बलून है, एक गुब्बारा है, इसके अंदर एयर जो है वो 0.04 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम दिया है एयर का, और प्रेशर जो है वो 120 किलो पास्कल है, KPa किलो पास्कल। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 0.025 क्यूबिक मीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। आप जो है प्रेशर कैलकुलेट कीजिए कि इसका वॉल्यूम कम हो सके। बॉयल्स लॉ याद है ना कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका डेटा लिख लीजिए। यहाँ पर आपको बता रहा है 15.5 V1 इसको कर लें, हमारे पास है 0.04 क्यूबिक मीटर। प्रेशर जो है हमारे पास P1 120 किलो पास्कल, और उसके बाद P2 जो है वो बोल रहा है कि फाइंड आउट कीजिए। V2 जो है उसने दिया हुआ है 0.025 स्क्वायर मीटर। फार्मूला आपका ये लगेगा P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर V2 को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2, और ये P2 यहाँ पर है। इसको इस साइड पे ले आते हैं, P2 को, इक्वेशन को पूरा घुमा देते हैं। P1 V1 अपॉन V2, और ये हमारे पास आ जाएगा प्रेशर कितना है हमारे पास 120 किलो पास्कल। 120 मल्टीप्लाई बाय V1 हमारे पास कितना है 0.04, और V2 हमारे पास है 0.025, ठीक है भाई। 120 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.025, और यहाँ पर आपके पास जो P2 आएगा वो आएगा 192 किलो पास्कल। 192 किलो पास्कल। अब आपके पास जो प्रेशर आया है वो किलो पास्कल में आया है, लेकिन शायद वो आपसे जो है वो किलो पास्कल में जवाब नहीं चाह रहा, बल्कि पास्कल में चाह रहा है कि पास्कल में बताइए, किलो पास्कल में नहीं बताइए। तो हमारे पास ये प्रेशर जो आया है कितना आया है वो 192, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 192 किलो पास्कल, ठीक है भाई। 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 पास्कल के बराबर होता है। 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 पास्कल के बराबर होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, किलो पास्कल को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। तो जब 192 किलो पास्कल को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास P2 जो है वो किस में आ जाएगा, पास्कल में आ जाएगा। ये है 192,000, ये जवाब आपका बता रहा होगा कैलकुलेटर, 1,92,000 पास्कल, ठीक है। पॉइंट इस जगह पे होता है छुपा हुआ, उसको जाहिर करें और उसको उठा के यहाँ ले आएँ 1 और 9 के दरमियान, तो ये हो जाएगा 1.92000, ठीक है। या फिर ज़ीरो आप हटा दें भले, 1.92 कर दें, इंटू 10⁵ हो जाएगा ये प्रेशर आपका पास्कल के अंदर। यही जवाब बुक के अंदर 1.92 इंटू 10⁵। यही बुनियादी मैथमेटिक्स की बातें हैं भाई, यही सब कुछ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने सिखाई हैं आप लोगों को, ठीक है। 15.6 की तरफ चलते हैं। फिफ्टीन पॉइंट 6 की तरफ। 15.6 में आपसे कह रहा है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 इज़ 28 ग्राम पर मोल। मोलर मास आपको नाइट्रोजन गैस का दिया हुआ है 28 ग्राम पर मोल फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, वो तो मोलर मास है 28 ग्राम पर मोल। अब इसका मास इन ग्राम आपको दे रहा है, बोल रहा है अगर 100 ग्राम हो नाइट्रोजन का कैलकुलेट, दो चीज़ें आपसे बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर मीन्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
एंड प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी कि मोलर मास जो है आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और ये कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। इसका डेटा मैं बना लूँ। सबसे पहले मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास किसका? नाइट्रोजन गैस का। उसने बताया है 28 ग्राम पर मोल है, ये इसने आपको दिया है। इसके अलावा इसने मास इन ग्राम जो है वो आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोल आपको नहीं पता, ये पूछा है उसने, ठीक है। और वॉल्यूम भी आपसे उसने पूछा, ये दो चीज़ें पूछी हैं। इसको 1 करेंगे, बारी बारी करेंगे ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर इसने आपको कितना दिया है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है ये चलता नहीं है, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 से इसको प्लस करें तो ये बनेगा 293 केल्विन, 293 केल्विन। प्रेशर जो है उसने आपको दिया है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है भाई। अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहली बात जो बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ मोल बताइए, तो नंबर ऑफ़ मोल बताने के लिए हम PV = nRT का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। इसमें हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें या फिर नंबर ऑफ़ मोल, बल्कि नहीं, नंबर ऑफ़ मोल का फॉर्मूला हमारे पास है ना यार, ये रहा, सॉरी भूल गया। नंबर ऑफ़ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है हमारे पास? मास इन ग्राम इसने दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास भी दिया हुआ है इसने नाइट्रोजन गैस का 28। इसको इस पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.571 मोल आ जाएंगे, 3.571 मोल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है भाई। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 में आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। PV = nRT, इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। PV = nRT, V को यहीं रहने दीजिए, nRT डिवाइडेड बाय P। नंबर ऑफ मोल अभी आपने फाइंड आउट किए हैं 3.571 मल्टीप्लाई बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आपने केल्विन में निकाल लिया है 293 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है आपके पास 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है भाई। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा, जो वॉल्यूम आएगा आपके पास, वो आएगा 0.0861 क्यूबिक मीटर, ये आपके पास वॉल्यूम आएगा। अच्छा, क्यूबिक मीटर क्यों वॉल्यूम आएगा भाई? आप ज़रा ये देख लीजिए कि आपके पास प्रेशर किस में है। आपके पास प्रेशर जो है वो पास्कल में है, एटमॉस्फेयर में नहीं है। अगर आपके पास पास्कल में है तो फिर आपके पास जो जवाब आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा। वैसे जवाब इसका चेक करें है कितना, 15.6 इसका जवाब। उसने नंबर ऑफ़ मोल तो 3.571, हाँ ये सही निकले हैं, ठीक है। उसके बाद 0.086 क्यूबिक मीटर, 0.086 क्यूबिक मीटर, हाँ ये सही निकले बिल्कुल, क्यूबिक मीटर में ही उसने जवाब दिया है और बिल्कुल सही है। अगर हम इसको, इसने आगे लिखा हुआ है और इसने बताया है, और क्या बताया है, क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर अगर हम देखें तो बनता है ये 86.12 क्यूबिक डेसीमीटर। दो जवाब दिए हैं ना इसने, क्यूबिक मीटर में और क्यूबिक डेसीमीटर में, ठीक है भाई। 86.2 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 86 क्यूबिक डेसीमीटर, एक ही बात है। तो ये आप याद रख लें, कन्वर्जन अगर करनी है, 1 क्यूबिक मीटर जो है, 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1000 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास क्यूबिक मीटर में जवाब है, आप इसको क्यूबिक डेसीमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो 0.0
861 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएंगे 86.12 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, ये कन्वर्जन भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, 15.7 की तरफ चलते हैं। फिफ्टीन पॉइंट सेवन जो है, इसमें आपको बता रहा है, ये पढ़ के सुना देता हूँ, समझा भी देता हूँ। अ सैम्पल ऑफ गैस कंटेन्स 3.0 इंटू 10⁻⁴ एटम। एक सैम्पल है गैस का, ठीक है, एक नमूना है गैस का, उसमें एटम्स की तादाद है 3.0 इंटू 10⁻⁴ एटम्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपको गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एंड अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, और प्रेशर कितना है 120 किलो पास्कल। ठीक है भाई, टेम्परेचर आपको उसने ऑलरेडी सेंटीग्रेड में नहीं दिया, बल्कि टेम्परेचर उसने आपको केल्विन में ही दे दिया। तो यहाँ पर इसका अगर हम देखें, उस गैस के नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं उसने, 3.0 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, वो वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, या वॉल्यूम दिया हुआ ही नहीं है, हाँ वॉल्यूम ही पूछ रहा है। ठीक है भाई, वॉल्यूम आपसे वो पूछ रहा है। टेम्परेचर जो है उसने बता दिया 300 केल्विन है, और जो है प्रेशर उसने बता दिया 120 किलो पास्कल है, 120 किलो पास्कल है। यहाँ पर आप इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे PV इज़ इक्वल टू nRT वाली। इसमें ये रहा वॉल्यूम, ठीक है, और लेकिन सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल भी तो पता होने चाहिए ना भाई। नंबर ऑफ़ मोल पता होंगे तभी तो आपका मसला हल होगा। अब ये नंबर ऑफ़ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ़ मोल, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ़ मोल। तो नंबर ऑफ़ मोल अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक फार्मूला और भी है नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करने का, वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ये सब बच्चों वाले फार्मूले हैं जो कि आप क्लास 9 की केमिस्ट्री में देख के आए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रस नंबर के साथ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स एवोगैड्रस, ये नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ़ एटम्स उसने आपको दिए हुए हैं 3.0 इंटू 10⁻24। इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा ना, ये n को अकेला करना है, नंबर ऑफ़ मोल को अकेला करना है, तो इसको एवोगैड्रस नंबर को यहाँ ले आइए 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, और इस तरह से नंबर ऑफ़ मोल जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 4.983 नंबर ऑफ़ मोल्स, 4.983 नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आ गए। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद फिर अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं। PV इज़ इक्वल टू nRT, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, nRT अपॉन P, और नंबर ऑफ़ मोल अभी आपने फाइंड आउट किए हैं कितने, 4.983 मल्टीप्लाई बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर उसने कितना दिया है 300, डिवाइडेड बाय प्रेशर जो है कितना दिया है उसने 120 किलो पास्कल, 120 किलो पास्कल। तो वॉल्यूम जो आपके पास आएगा यहाँ पर वो आएगा 103.579 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा इसने आपको जो वॉल्यूम निकाला है वो किस में निकाला है, 15.7 है ना,
इसने वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकाला है। आपके पास जो जवाब ये आया है ना वो क्यूबिक डेसीमीटर में आया है। ठीक है भाई, 103.579 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपको पता है यहाँ पर कि 1 मोल जो है 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1000 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है। आप इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसने जवाब आपका क्यूबिक मीटर में बोल दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है, तो क्यूबिक मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर 1,103.579 जो हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर है इसको डिवाइड कर देंगे 1000 पे, और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 0.1035 0.1035 0.1035 क्यूबिक मीटर। इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो ये हो जाएगा 0.104 क्यूबिक मीटर। ये वो जवाब है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये वॉल्यूम आपके पास आ गया 0.104 क्यूबिक मीटर। ठीक है भाई, 15.8 की तरफ चलें। अब ये 15.8 से जो है ना ये एवरेज स्पीड, ये VRMS का जो फार्मूलाज है ना अभी ये वो इस्तेमाल होंगे 15.8 से। ठीक है, बहरहाल बोल रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो है वो आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी कि VRMS ये फाइंड आउट करना है। VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, और इसने जो है आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर केल्विन में आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, 273 केल्विन। और प्रेशर कितना है यहाँ पर, प्रेशर 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और डेंसिटी इसने दी हुई है आपको हाइड्रोजन की। डेंसिटी को मैंने बताया था ना, इसका रो सिंबल कहते हैं, इसका नाम है रो। और इसको इस तरह से इसको अगर बनाना हो तो बड़ा आसान है, ज़ीरो बनाएं और साथ में ये क्रॉस में लाइन बना दें तो ये रो का सिंबल आ जाता है। पी और रो में फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क रखिएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इसने दी हुई है 8.99 इंटू 10⁻⁻², ये डेंसिटी दी हुई है इसने। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास ये VRMS जो है हमारे पास है, इसके फुल वर्ड में आपको बता दूं, पहले यहाँ पर इसको नोट कर लें। V का मतलब वेलोसिटी होता है, R का मतलब है रूट, ठीक है, और उसके बाद M का मतलब है मीन, और S का मतलब है स्क्वायर। S के फुल वर्ड्स हैं स्क्वायर। ठीक है, तो इससे बनता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और वेलोसिटी को आपको पता है हम स्पीड भी कहते हैं, तो हम इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कह सकते हैं, जैसा कि उसने बोला है यहाँ पर। ठीक है, यही बोला है ना उसने आपसे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको एक और सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए गड़बड़ मत कीजिएगा। ठीक है, VRMS इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ऊपर बार का सिंबल होता है और यहाँ पर स्क्वायर होता है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। V स्क्वायर बार इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब हम VRMS अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला क्या है। अब फार्मूलाज जो हैं इसके 3 हैं, पहले ही लिख लें आप ताकि गड़बड़ ना करें फिर बाद में। 3 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है
VRMS बराबर है √3P, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसको अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास VRMS बराबर है बराबर है 3KT, बराबर है 3KT अपॉन M, 3KT अपॉन M। और तीसरा फार्मूला है हमारे पास VRMS बराबर है 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है भाई। और चौथा फार्मूला भी लिख लें, जो कि पहले फार्मूले की ही एक बिगड़ी हुई शक्ल है, ये वाला 3P अपॉन डेंसिटी। ये चार फार्मूला ज़रा अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला वाला फार्मूला जो है हमारे पास, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम एक और चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फार्मूला आप भले ना इस्तेमाल करें, ये वाला फार्मूला इसको छोड़ें। अगर आपने डेरिवेशन की है ना प्रेशर वाले फार्मूले की, 122 मिनट की वीडियो है, 1 घंटा 22 मिनट की जो वीडियो है, उसके अंदर प्रेशर जो आपने फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू आई थी 1/3 रो, और क्या था V² बार। ये तो इससे ज़रा आप सीखें, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। मैं तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकता हूँ, VRMS वाला, मसला हल हो जाएगा आपके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं। आप यहाँ इससे सीखें, ठीक है। अगर ये लगाना है तो चलें ये लगा देता हूँ VRMS, ये वाला VRMS 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास प्रेशर कितना है 1.0 डिवाइडेड बाय डेंसिटी उसने कितनी दी हुई है आपको 8.99 इंटू 10⁻⁻²। बल्कि इसी से कर लेते हैं यार, अब क्या इसमें टेंशन पालनी, ठीक है। तो इसका जवाब जो है ना फिर आपके पास वो आएगा 1835.868 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये आ गया, मसला हल हो गया आपका। आपकी बुक के अंदर जो जवाब है 15.9 का वो है 2479। नहीं, ये जवाब नहीं आ रहा, यहाँ पर जो है फ़र्क आ रहा है 15.8 पर है ना, 1835, बिल्कुल यही जवाब आ गया आपके पास, ठीक है भाई। तो आप टेंशन न लें यार, अगली प्रॉब्लम में फिर होगी टेंशन आपकी, क्योंकि अब थोड़ा गेम घूमने फिरने वाला होगा इसमें, ठीक है। तो बहरहाल ये फार्मूला आप यूज़ करें और ये आपका मसला हल हो गया। 15.9 की तरफ चलते हैं। इसको नहीं मिटा रहा इन फार्मूलाज को, अभी ज़रूरत पड़ेगी। 15.9 जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। इस दफ़ा उसने आपको जो है वो 500 केल्विन जो है वो टेम्परेचर दिया है, और वही चीज़ पूछी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ब्रैकेट में उसने मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और के जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है उसकी वैल्यू भी दी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसी चीज़ को दोबारा कैलकुलेट करना है। अब परेशानी हो जाएगी आपके लिए 15.9 में आने के बाद। यहाँ पर VRMS फाइंड आउट अगर करना है, खैर परेशानी तो कुछ भी नहीं होगी, टेंशन नहीं लें। आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ये वाला फार्मूला 3KT डिवाइडेड बाय M, सिर्फ एक चीज़ को समझ के, उसमें गड़बड़ मत कीजिएगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये वाला फार्मूला जब भी मास इन ग्राम हो या किलोग्राम हो, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ये देखें M याद आया, मास इन ग्राम वाला। और ये वाला फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे जब मोलर मास हो, मोलर मास।
अब मास इन ग्राम और मोलर मास दोनों उस फार्मूले में मौजूद है, नंबर ऑफ मोल वाले फार्मूले में, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, VRMS √3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 इंटू 10⁻⁻23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मेरे ख्याल में टेम्परेचर उसने 500 केल्विन दिया है, वो भी आ जाएगा। M जो है ये मास इन ग्राम और किलोग्राम। अब ज़रा इसको समझ लीजिए, ये मास इन ग्राम और किलोग्राम क्या चक्कर है। यहाँ पर आपको जो चाहिए, यहाँ पर मास इन किलोग्राम चाहिए, मास इन ग्राम नहीं चाहिए, मास इन किलोग्राम आपको चाहिए, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। अब मास इन किलोग्राम जो है वो कहाँ से फाइंड आउट होगा, इसके लिए ये फार्मूला है। ये बता रहा है कि 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर आपको फाइंड आउट करना, ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर आप क्या करें, मोलर मास जो है उसको एवोगैड्रस नंबर पे डिवाइड कर दें। आपको मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम, इन ग्राम, देखें एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का या एक पार्टिकल का आप ग्राम में मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वही ग्राम है जो नंबर ऑफ मोल वाले फार्मूले में स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर मास जो है, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस जो है इसका मोलर मास निकलेगा 2। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक का एटॉमिक मास 1 है, दूसरी का भी 1 है, तो कितना बनेगा 2 इसका मोलर मास बनेगा। ये 2 आ गया, 2 ग्राम, 2 ग्राम, ये ग्राम है, 2 ग्राम। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको मास इन ग्राम नहीं चाहिए, मास इन किलोग्राम चाहिए। तो 2 ग्राम को अगर आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 पे डिवाइड कर दें आप, ठीक है। तो आपके पास जवाब आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। क्या जवाब आ जाएगा आपके पास? 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। करके देख लें आप, 2 को डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाय 1000, 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आपके पास आ गया किलोग्राम। तो ये कन्वर्जन आपने अलग करनी है। अब इसको आप पुट करेंगे इसके अंदर 2 ग्राम की जगह। ये ज़रूरी है क्योंकि आपको किलोग्राम में चाहिए, ग्राम में नहीं चाहिए। ये फार्मूला जब ही काम करेगा, वरना आप गड़बड़ कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ग्राम नहीं होगा, बल्कि ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻3। अब जो भी जवाब आएगा आपके पास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम नहीं आएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन किलोग्राम आएगा, किलोग्राम, ठीक है भाई। तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं, डीटो कर देते हैं, डीटो, और उसके बाद इसका जवाब जो आपके पास आएगा वो आएगा 3.322 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम, ये आपके पास आ गया, जो इस m की जगह पर आएगा, जो इस m की जगह पर आएगा। ये आपके पास मास इन ग्राम है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा, मास इन किलोग्राम है 3.322 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको सॉल्व कर लें आप। इसको सॉल्व करेंगे तो VRMS आपके पास आएगा, अब VRMS आपके पास आएगा 2496.23 मीटर पर सेकंड। 24, और इसके पास बुक में क्या जवाब है, 2489.49 है, 2496.23 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और आपके पास बुक में जो जवाब है वो 2489.49 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें क्योंकि ये एवरेज का मामला है तो ये आंसर थोड़ा सा मिसमैच कर सकता है, आप इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। 2489.49 आपकी बुक में जवाब है, ठीक है, और यहाँ पर 2496.23 है।
89.49 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज है, क्योंकि इसलिए स्लाइड सा वेरिएशन जो है वो चल जाएगा 89 और 96 का। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें इसका, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 3.322 इंटू 10⁻⁻27, और इसका रूट अगर मैं लेता हूँ 2496.23, एग्जैक्टली मेरे पास यही जवाब आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप बुक के मुताबिक चलिएगा। ये लिखने के बाद आप डायरेक्टली जो है ना ये आंसर लिख दीजिएगा बुक वाला, ताकि सब जगह ओके हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं हो। लेकिन ये थोड़ा सा एवरेज का वजह से आंसर वेरिएट कर सकता है, इससे टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं 15.10 की तरफ। फिफ्टीन पॉइंट टेन जो है वो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला है। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहले ए देख लेते हैं। ए में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कब? जब टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो और टेम्परेचर आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। आपको पता है सेंटीग्रेड चलता नहीं है, तो केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन, और इसको 273 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 313 केल्विन। तो केल्विन में पहले ही कन्वर्ट कर लिया करें, सेंटीग्रेड में नहीं चलता। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है इसमें, इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट को भी देखते हैं, लेकिन पहले इसको देख लें आप। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी AVG, ये लिख दीजिएगा AVG। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास 3/2 kT, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोबारा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय ए वाला कर रहे हैं अभी हम, ये वाला कर रहे हैं, ए के अंदर 1 वाला कर रहे हैं। कौन सा? 283 वाला, 283 केल्विन। तो यहाँ पर इसका जवाब आपके पास क्या आएगा? इसका जवाब आपके पास आएगा 5.85 इंटू 10⁻⁻21, 5.85 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स, -21 जूल्स। ठीक है भाई, इसी का दूसरा हिस्सा कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एवरेज बराबर है 3/2 kT। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे क्या? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है? 313, गुड फिगर है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 6.47 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स, और ये दोनों जवाब आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो ए वाला मसला तो हल हो गया, 15.10 ए हल हो गया। अब इसके बी की तरफ चलते हैं। बी पार्ट जो है इसी प्रॉब्लम का जो बी पार्ट है, इसमें बोलता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कीजिए पर मोल। पर मोल कब? इसी टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इस टेम्परेचर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको पता है 10 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? 283 केल्विन के, और 40 डिग्री किसके बराबर है? 313 केल्विन के। 283 और 313 केल्विन। तो बारी बारी हमें इसके ऊपर पता करना पड़ेगा। पहले पर मोल के हिसाब से, पर मोल
283 केल्विन के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है पर मोल। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ये आ गया, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। याद है आपको, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, बल्कि ये काइनेटिक एनर्जी के भी हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला फार्मूला है जो अभी आपने देखा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज बराबर है 3/2 kT। ठीक है, ये जब मॉलिक्यूल्स की बात हो तब आता है, तब इसको यूज़ करते हैं। दूसरा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करनी हो 3/2 RT। ये कब आता है? जब मोल्स की बात हो। तो इस वाले फार्मूले को हम यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है पहले वाले में देख रहे हैं, तो 283 केल्विन। इसका जो जवाब निकलेगा वो आपके पास निकलेगा 3529.293 जूल्स पर मोल। ठीक है भाई, ये जवाब निकलेगा। लेकिन आपकी बुक का जवाब ये नहीं निकल रहा। आपकी बुक में जो है वो जवाब बता रहा है 3526.57 जूल्स। ये कौन सा है? ये बुक में आपके जवाब आ रहा है, तो स्लाइड सा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे आपके पास यही जवाब निकलेगा 3529.293 जूल्स पर मोल। बुक के अंदर ये जवाब है 3526.57 जूल। तो ये क्योंकि एवरेज है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तो घूम फिर के ये जवाब भी सही है और ये जवाब भी सही है। ठीक है, कोई अगर इसको ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करेगा ना, घुमा फिरा के यही, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन बता रही है, ये आपका बुक बता रही है। कहाँ फ़र्क आ रहा है? इधर फ़र्क आ रहा है, 26 यहाँ 29। लेकिन क्योंकि ये एवरेज है, बार बार बता रहा हूँ, इसलिए दोनों ही सही है। ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा ये वाला 313 वाला, बड़ा गुड फिगर है ये। बच्चों को तो याद आ गया होगा 313 से कुछ याद आया? जंगे बदर, मुसलमानों की तादाद 313। ठीक है भाई, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें इसके अंदर, वही 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 313। इसका जो जवाब निकलेगा वो भी वेरिएट कर रहा है 3903.423 जूल्स पर मोल। ठीक है, 3903.423 जूल्स पर मोल। लेकिन आपकी बुक कुछ और बता रही है, वही स्लाइड सा वेरिएशन यहाँ पर भी आ रहा है। बुक बता रही है 3901 पॉइंट नहीं बल्कि पूरा ही 3901 जूल्स पर मोल आपकी बुक जो है ये बता रही है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ लकीर के फ़कीर वाला भी सिस्टम चलता है भाई, तो रिस्क आप अपने बोर्ड के पेपर में तो मत लीजिएगा। ठीक है, बुक का जवाब ही निकालिएगा, ये सब लिख के जवाब बुक का ही निकालिएगा। आपका कैलकुलेटर ये जवाब बताएगा, लेकिन आपने बुक का ये वाला ही जवाब लिखना है, ताकि वो चेक करने वाले मुतमईन रहें कि हाँ भाई बच्चे ने जवाब बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो 16 है सीरीज़ के हिसाब से, चैप्टर फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स, क्योंकि 14 चैप्टर्स थे असल में। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ये एक ही बुक के दो हिस्से हैं। ठीक है, एक ही बुक के दो हिस्से हैं, और उस बुक के 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर में निपटा दिए गए, और 15 से लेके 24 तक, मेरे ख्याल ये 28 तक बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो सेकंड ईयर के अंदर रखे गए हैं। इसीलिए सेकंड ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो असल में चैप्टर नंबर 15 है, और चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो असल में चैप्टर नंबर 16 होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगला हिस्सा उसी का है, अगला पार्ट उसी का है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।